उर्मिलेश जी, हमने महंगाई की बात की। मैं इस पे तुरंत एक रिएक्शन देना चाहूंगा प्लीज। जी जी प्लीज। छोटा सा ही है जी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ने लगातार भय और निराशा की बात की है, हम आशा और उम्मीद की बात करें, दिखाएंगे। दूसरी बात है, मुझे लगता है भारत की जनता के सामने जो कठिनाई है उनको लाइटली नहीं कहना चाहिए। ट्रक में जैसे पैसे आएंगे, ये गंभीर समस्याएं हैं, इन पे गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, मजाक या व्यंग के पात्र नहीं है जी। और तीसरी बात है, ये चुनावी वादे हमने किए हैं। इसके साथ एक चुनावी वादा आपको याद दिला देता हूं, हमने कांग्रेस मुक्त भारत की भी बात की। चलिए इस प्रकार के गड्ढे देखिए, अब तो आपने मुक्त कर दिया ना, अब छोड़ दीजिए, जरा बड़प्पन आपको भी दिखा देना चाहिए। तो आपने मुक्त कर दिया, भाई 44 सीट पर ले आए हैं, अब छोड़िए, हटाइए उसको, उस पर क्या चर्चा नहीं आए। कांग्रेस यदि बदल देगी अपनी कार्यशैली तो भारत में मुक्त होने की आवश्यकता नहीं। मधु किशोर जी, क्या आपको लगता है कि जो तमाम विपक्ष है आज गिद्ध की तरह टकटकी लगाए बैठा है, एक गलती और हर कोई मोदी जी पर प्रहार करता नजर आएगा? देखिए, ये अच्छी बात है, टकटकी लगाएं और पैनी नजर रखें, बहुत जरूरी है। परंतु ये भी मैं एक बात बता दूं, जो भी नरेंद्र मोदी को और उसकी कार्यशैली को जानता है, 3 मुख्य बातें निकल के आती हैं। नंबर 1, ये व्यक्ति बड़बोला नहीं है। कभी भी इसने गुजरात में जो 3-3.5 टर्म्स इसने बिताए, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिसका अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का उस प्रोग्राम, उस प्रोजेक्ट का पूरा इंतजाम न किया हो और डिलीवरी सिस्टम की पूरी इंतजामात न हो, तो बड़बोला नहीं। इसने 272 प्लस मिशन जब कहा, मिशन 272 प्लस, सब हंसे थे, बट आई न्यू कि इसने अगर ये मधु किशोर जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा। एक मिनट, लेट मी फिनिश। लास्ट जी, द लास्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये बहुत पिछले साल से पहले से ही तैयारी, फार्म पॉलिसी रिफॉर्म, टैक्सेशन रिफॉर्म, जो वाराणसी में वायदे किए हैं, वो टीम ऑलरेडी वाराणसी में पहुंच चुकी है गंगा और वाराणसी की रिजुवनेशन के लिए। चलिए, तो ये व्यक्ति इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड रनिंग। बिल्कुल, चलिए, पूरी तैयारी करके, आपके हिसाब से पूरी तैयारी, बड़बोला वायदे नहीं करके आया। बिल्कुल मधु, मैं क्षमा चाहूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट से, मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है, समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत सारी चर्चा के बिंदु है हमारे पास। उर्मिलेश जी, तैयारी पूरी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों की बात करें या फिर उनकी बातों को अगर देखने की बात कहें, लेकिन ऐसे में हम एक विदेश नीति का मसला भी बनता है, जिसे लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों अपने अपने तरीके से सशंकित है आज। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आर्थिक मोर्चे पर महंगाई से लेकर और जितने और इश्यूज थे, बुरी तरह फेल की। खासकर यूपीए 2 की मैं बात करता हूं, तो उस सरकार में जवाबदेही का अभाव दिखा और लोगों को यह एहसास हुआ कि यह आदमी समझता है लेकिन करता नहीं है। विदेश नीति के मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह, खासकर मैं पाकिस्तान और भारत के रिश्तों के बारे में कहूं, कश्मीर के बारे में सोच कहूं, चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बारे में, दुनिया के हर एक हल्के के बारे में जितनी बेहतर समझ डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी, उतनी बहुत कम प्रधानमंत्रियों की देखी गई है, अगर हम नेहरू एरा में न जाए। हालांकि नेहरू से बड़ी गलतियां हुई थी। मैं समझता हूं कि उस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि बेहतर सोच के बावजूद जमीनी स्तर पर काम का कम होना। अगर नरेंद्र मोदी जिनसे बड़े देश भी ये सोच रहे कि एक ताकतवर नेता उभर कर आया है, प्रचंड बहुमत के साथ आया है, ये शायद भारत को मजबूत करने का इरादा रखता है और वैसे ही वो बेहतर विदेश नीति की भी उनसे अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इनको अपने पड़ोसियों के साथ न केवल बेहतर रिश्ते अख्तियार करने होंगे, बल्कि भारत की जो आंतरिक समस्याओं में कुछ पेच फंसे हैं पड़ोसियों से, उनको हल करने की दिशा में अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों, खासकर वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों के बेहतर काम को आगे बढ़ाना। बिल्कुल राकेश जी, यहां मैं आपकी एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। पाकिस्तान में खास करके कई हलकों में और वहां पर कई अखबारों में इस तरह के लेख छप भी रहे हैं कि क्या वाकई में एक हिंदूवादी सरकार की अगुवाई में भारत चलता हुआ दिखाई देगा, खास करके आरएसएस की पृष्ठभूमि के तहत। और ये चर्चा का विषय है, ये एक संशय है पाकिस्तान के कई थिंक टैंक में, कई पत्रकारों से जो मेरी खुद बातचीत हुई है, उन्होंने भी इस बारे में चीजें सामने रखी हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की चिंताएं निराधार हैं, या फिर क्या आपको लगता है कि दरअसल पाकिस्तान को आज चिंता करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो कड़ा रुख इख्तियार करेंगे जिसके लिए पाकिस्तान को चिंतित होना चाहिए?
एक तो मैं उर्मिलेश जी की इस बात से सहमत हूं कि मनमोहन सिंह की समझ विदेश नीति के मामले में सर्वोत्तम थी। सर्वोत्तम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे साथ क्या हुआ? सर्वोत्तम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बेहतर नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छी समझ थी, बेहतर थी, लेकिन मुझे लगता है उनकी समझ बहुत ही न्यूनतम स्तर पर थी और वह भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी दुर्गति हुई उसमें हमें दिखाई पड़ता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अजय जी, आपको 1978 की घटना या 77 की घटना याद होगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इसी प्रकार की आशंकाएं पाकिस्तान में थी जी। और भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बेहतरीन संबंध तब था जब वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे जी। आज नरेंद्र मोदी के आते ही भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर जो आईएसआई और वहां की आर्मी की अराजकतापूर्ण व्यवहार था वह बंद होगा और दोनों देशों के बीच वास्तविकता के आधार पर संबंध स्थापित होगा। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं जी, जो बाहर से आतंकवाद का आयात होता था जी, कम से कम वह आयात बंद हो जाएगा जिस आयात को यूपीए सरकार ने बढ़ावा देने का काम किया था। चलिए मुकेश नायक जी, मुझे लगता है कि आप इसका जवाब देना चाहेंगे, एक छोटा जवाब, ताकि हम फिर आगे बढ़ें अगले मुद्दे पर। देखिए, आंतरिक सुरक्षा को लेकर आतंकवादी भर चुनौती नहीं है भारत के सामने। एक नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलवादी की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है भारतवर्ष में। स्थानीय आंदोलन बहुत बड़ी समस्या है पूरे भारतवर्ष में और सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने जो उनके अनुसांगिक संगठन हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, विश्व विद्यार्थी परिषद है। इन पर नियंत्रण बीजेपी का, इन पर कंट्रोल बीजेपी का। अगर ये नहीं रहेगा तो बीजेपी की बहुत छवि खराब होगी इस देश में। नलिन जी, संघ के जो सहयोगी दल हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण, देखिए कांग्रेस इस बात को बार बार उठा रही है और आगे उठाएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा चुनाव ही कांग्रेस ने भय और निराशा पे लड़ा है। इनकी प्रवृत्ति और प्रकृति बदलने में या तो समय लगेगा या बदलेगा नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, मुझे लगता है मुकेश नायक जी ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी की चिंता कर लें, भाजपा की कम, तो हो सकता है उनके पार्टी का पुनर्जन्म, नलिन जी, पुनर्विकास होना शुरू हो जाए। नलिन जी, लेकिन कुछ एक बातें तो हैं जिसको बारे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। इस बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कई मंचों पर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सरकार नलिन जी, एक सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, संभावना है, लेकिन सीधी बात कह रहा हूं। नहीं, देखिए आदमी पास्ट एक्सपीरियंस पे जाता है। अगर आप देखें जिस तरीके से अखिल भारतीय परिषद के कई कार्यकर्ताओं की उद्दंडता दिखाई देती है मध्य प्रदेश में, जिसका गवाह एक तरह से मुकेश नायक जी हैं, इसलिए वो इस बात को उठा रहे हैं। राम सेने ने जिस तरीके से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना उस पार्टी का नहीं हो सकता या उस संगठन का नहीं है, लेकिन राम सेने का जो दिखाई देती है मध्य प्रदेश में, जिसका गवाह एक तरह से मुकेश नायक जी हैं, इसलिए वो इस बात को उठा रहे हैं। राम सेने ने जिस तरीके से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना उस पार्टी का नहीं हो सकता या उस संगठन का नहीं है, लेकिन राम सेने का जो उत्पात था उसे भी हम लोगों ने देखा। जब शिवसेना की सरकार रही, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही महाराष्ट्र में, उस वक्त भी जिस तरीके का उन्माद और उत्पात वहां दिखाई देता रहा, सशंकित लोग हैं, यही आश्वासन तो लोग आपसे चाहते हैं। मैं जवाब देता हूं। इतिहास, बिल्कुल मोदी जी ने जो कहा है हम वही उसको कहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, 125 करोड़ भारतीयों की सरकार। दूसरी बात है, यदि इतिहास की बात करना है तो 1975 का एक ही ऐतिहासिक है बात इमरजेंसी, उससे तो आप मानेंगे कि कांग्रेस में कभी इस देश में डेमोक्रेसी वो चाहेंगे ही नहीं। हर चीज का एक प्रासंग है। ये पहली बार 35 साल में 282 सीट स्पष्ट बहुमत मिला है, तो क्या हम ये पास से कैसे जोड़ेंगे? 35 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हो रहा है। तो एक नई जब शुरुआत है, उस शुरुआत को खिलने दीजिए, कुछ होने दीजिए, फिर चर्चा करें। नहीं नलिन जी, देखिए यही मेरा निवेदन जिन राज्यों का मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकारें रह चुकी हैं। उन राज्यों में आपकी गठजोड़ की स्पष्ट सरकारें रह चुकी हैं। श्री राम सेने का आपने उदाहरण दिया। एक मिनट, मैं एक बात कहता हूं जी। दो यहां विषय, तीन है। पहली बात है कि श्री राम सेने का आपने बात किया, हमारे से लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा हमारे यहां देश में ऐसे लोग, एक मिनट, आपकी बात नहीं कर रहा मैं अजीत जी, कुछ ऐसे लोग हैं राजनीतिक रूप से भी, अन्य रूप से भी, जहां हिंदू शब्द आता है या राष्ट्र शब्द आता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो भाजपा के साथ मानते हैं। इसका कुछ फायदा भी है, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसी कई संस्थाएं हैं।
लेकिन नुकसान इसका यह है कि कुछ भी यदि कोई व्यक्ति भी करता है जी, तो वो तो किसी भी हद तक ले जाते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस गलत काम को कभी होने दिया है या उस पर एक्शन नहीं लिया हो, उसका मुझे आप अगर उदाहरण दें तो शायद ये चर्चा जो है स्पेसिफिक हो जाएगी। अरे भाई, आपके मध्य प्रदेश में सरकार आपकी रही, डॉक्टर सब्बरवाल, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, एक बात की कैंपस में हत्या हुई थी, संवैधानिक, ये कैसे लोग भूल जाते हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? केस चल रहा है सर। मैंने आपसे उदाहरण दीजिए, मैंने उदाहरण दिया। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सिमी संगठन को तोड़ने में देखिए इस हाथ जो है नगोड़ी के अरेस्ट से आपको नहीं मालूम है सब्बरवाल की हत्या है, मुझे लगता है का कोई हाथ नहीं था। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, आप तो अपने से नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट कैंपसेज में लुम्पेनाइजेशन अगर होता है, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, वो गलत है। को बार बार इसीलिए स्थापित कर रहे हैं, अरे वे चाहते हैं कि संघ परिवार में उस तरह का विरोधाभास पैदा करें। ऐसा विरोधाभास नहीं है। नहीं, आप नाम स्वयं ले रहे हैं, कोई नाम विद्यार्थी संवैधानिक संस्थाओं का जो ह्रास हुआ है। अच्छा राकेश जी, संवैधानिक संस्थाओं का जो ह्रास हुआ है, रूल ऑफ लॉ, राकेश जी, लॉ का जो इरोजन अगर मैं स्पष्ट पुनर्स्थापना इस सरकार के राकेश होगी। राकेश जी, मैं एक स्पष्ट सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप तौर पर आप बहुत सीधा और सटीक जवाब देते हैं। बार मुझे जल्दी उठना है, एक और डिबेट है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक आखिरी सवाल आपके लिए भी आ रहा हूं, बस मेरे पास 2 मिनट का वक्त भी बचा है। राकेश जी, बार बार ये कहा जाता है कि संघ परिवार से जुड़े या तथाकथित तौर पर संघ परिवार से संबंधित जो संगठन है, उनमें से कई ऐसे संगठन हैं जिनकी सोच बहुत संकुचित है, और ऐसे में वो लोग कुछ कर बैठते हैं जिसका खामियाजा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ता है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की अगुवाई वाली सरकार के दौरान भी था। क्या आप लोग आश्वस्त करते हैं आज देश की जनता को, ऐसे लोगों को आप लोग वाकई में बहुत कड़े हाथ से उसे डील करेंगे? देखिए, संघ परिवार के अनुषंगिक संगठन बहुत ही स्वस्थ भाव से एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। इसमें ना कोई अच्छा है ना बुरा है, सभी एक आंदोलन के हिस्से हैं। इससे इस बात से आप आश्वस्त हो जाइए कि राष्ट्रीय संघ से जुड़ा हुआ कोई स्वयंसेवक या कोई संगठन कानून और व्यवस्था, संविधान की मर्यादा को तोड़ने वाला होगा। जो बातें कही जा रही हैं, वस्तुतः वे लोग इस सरकार को अभी हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस जनादेश ने कई प्रकार के मिथक को तोड़ा है। जो लोग आज नरेंद्र मोदी को महानायक बता रहे हैं, यदि नरेंद्र मोदी को 190 सीटें आती तो वे क्या बोलते? आज वे सफलता की पूजा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वही थे कल भी और आज भी। लोग भूल गए कि गुजरात में चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी केशुभाई पटेल के घर गए, उनका पांव छुआ। लोग याद क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी मिथक पैदा की गई, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पैदा की, संघ परिवार के बारे में पैदा की गई, और ऐसा जमात आज भी वह काम कर रहा है और बड़े छद्म रूप से करना चाह रहा है। नलिन जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की अगुवाई में इस तरह की जमात को सरपरस्ती दी जाती है, जो कि नरेंद्र मोदी की खास तौर पर सिर्फ निंदा ही करता हुआ दिखाई दे? देश में मुझे एक और व्यक्ति दिखा दीजिए आप, जिसको इतने समय तक उस पर एक टोटल कैंपेन चला, उनको बहुत बुरा कहा गया, बहुत प्रचार हुआ, विलिफिकेशन हुआ, और तो कोई उदाहरण नहीं हो इतनी स्क्रूटनी। लेकिन उस व्यक्ति के जैसे अब जानने का प्रयास कर रहे हैं लोग, एक नया रूप देखने को दिखता है। चलिए, दूसरी बात है कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी बात रखे, हो सकता है हम उससे सहमत ना हो, कोई हो सकता है, लेकिन कानून कोई तोड़े, कोई सरकार उसको नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। एक आखिरी टिप्पणी मुकेश नायक जी, क्या आप लोग नरेंद्र मोदी को खुले दिल से 5 साल का वक्त देने को तैयार हैं? जी हां, हम बिल्कुल वक्त देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के 1180 विधायक हैं पूरे भारत में। केवल लोकसभा में संख्या बल से हमारी शक्ति का आकलन नहीं करना चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बेहद पैनी और धारदार प्रतिपक्ष की, अपोजिशन की भूमिका होगी पूरे देश में कांग्रेस की। हम सरकार को जगाने का काम करेंगे, उसके जनविरोधी चेहरे को जनता के सामने उजागर करेंगे, और हम लोकतंत्र में जो हमें विपक्ष की भूमिका देश की जनता ने दी है, पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ और पूरे एकेडमिक सेंस के साथ हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनौतियां अनगिनत हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना
भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली यह सरकार कैसे करती है, हम सब उस पर नजरें टिकाए बैठे हैं। वापस आ रहे हैं और खबरों के साथ।